बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। गज़ा की सूरत हाल कभी भी इतनी ख़राब नहीं थी जितनी आज ख़राब है। गुज़िश्ता 6 माह में गज़ा में क्या कुछ हुआ वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। इस लड़ाई की वजह क्या है वो चीज़ें भी मैं आपके सामने रखूँगा। इस लड़ाई में किसका कितना नुकसान हुआ वो भी मैं आपको बताऊँगा। और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शायद ये इस एरिया में होने वाली आखिरी लड़ाई हो सकती है। क्या ये दावा दुरुस्त है? इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। मुसलमान मुल्कों का और आलमी जितनी भी बरादरी है उनका इसमें रोल क्या है, थोड़ी बहुत उसमें बात करेंगे, क्योंकि हमें एक सीरीज़ करनी पड़ेगी और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। सबसे पहले वो डाटा आपके सामने मैं रख देता हूं कि गुज़िश्ता 6 माह में क्या कुछ हुआ है। ये 7 अक्टूबर से ये मामला शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक जो शहादतें हैं उनकी तादाद 31,923 है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अल जज़ीरा के मुताबिक तकरीबन मेरा ये वीलॉग रिकॉर्ड करवाने से 1 घंटा पहले जो रिपोर्ट हुआ है वो ये बता रहा है कि 31,923 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ये 21वीं सदी में किसी भी जंग में एक मुख्तसर दौरानिये में सबसे ज़्यादा होने वाली हलाकतें हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, यानी इराक़ के ऊपर अटैक हुआ, अफ़गानिस्तान के ऊपर सूरत हाल आपके सामने है, यूक्रेन के ऊपर हुआ, आर्मीनिया और अज़रबैजान की एक बड़ी जंग हुई, कुछ और जंगें भी हैं इन 20-25 सालों के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ा इंसानी अलमिया है वो गज़ा में हुआ है और इसको एक यकतरफ़ा लड़ाई के तौर पे देखा जा रहा है। ज़रा आप ये मैप देख लें, ये इसराइल का मैप है और इसराइल के चारों तरफ कौन से ममालिक मौजूद हैं, ज़रा इस डाटा को आप देख लें। इसराइल को अगर आप गौर से देखें तो इसके एक तरफ जो है वो समंदर के साथ साथ मिस्र है, मुसलमान मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है। दूसरी तरफ इसके उर्दन है, ये भी मुसलमान मुल्क है, इसका रकबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी आबादी है। तीसरी तरफ इसके शाम है, ये एक और मुल्क है और इसके हालात भी अच्छे नहीं हैं और यहाँ से इसराइल के लिए मुश्किलात भी पैदा होती रही हैं। शाम की सूरत हाल भी आपके सामने है, लेकिन ये मुल्क इसराइल की निस्बत बहुत बड़ा मुल्क है। और जो चौथा मुल्क इसराइल की सरहद के साथ लगता है वो लबनान है। लबनान की सूरत हाल भी बहुत ख़राब है और जो उसकी करप्ट अशराफिया है लबनान की, उसने लबनान को बुरी तरह तबाह कर दिया है। लबनान अपनी पॉलिसीज़ की वजह से बुरी तरह तबाह हुआ है। लबनान के साथ क्या हुआ इसके ऊपर हम बाद में वीलॉग करेंगे, लेकिन अभी सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इसराइल में इस वक्त जो डाटा है वो क्या कह रहा है कि अब तक क्या सूरत हाल है। 31,923 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। 7,700 फ़लस्तीनी अब तक गिरफ़्तार हो चुके हैं और मैं आपको सिर्फ गुज़िश्ता 1 हफ़्ते का डाटा बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे इंसानी इमदाद नहीं पहुँच पा रही। खुराक की बड़ी शदीद किल्लत है, ये मैं तफसीलात आपको बताता हूँ। ना सिर्फ खुराक की किल्लत है, दवाइयों की किल्लत है। लोग ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ज़िंदा रहने के लिए और लगातार उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। तो जो इमदादी कारकुन हैं गुज़िश्ता 1 हफ़्ते में 100 से ज़ायद 104 इमदादी कारकुन बताए जा रहे थे। 100 से ज़ायद इमदादी कारकुन गुज़िश्ता 1 हफ़्ते के अंदर जाँ बहक हो चुके हैं। इनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से, मुख्तलिफ़ एरिया से है और ये दुनिया भर से इमदाद लेकर गज़ा में पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। और ना सिर्फ इस जगह पे बल्कि जहाँ पे पनागुज़ीन मौजूद हैं, जहाँ पे लोगों ने अपने घर बार छोड़कर, जो लोग अपना घर छोड़कर चले गए हैं, जहाँ उन्होंने पनाह ली हुई है कैंप्स के अंदर, वहाँ पे भी इसराइल ने अटैक किया है और ख़वातीन और बच्चों की वहाँ शहादतें हुई हैं। अच्छा, अब 100 इमदादी कारकुन से ज़्यादा 1 हफ़्ते के अंदर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि नौमौलूद बच्चों की बहुत बड़े पैमाने पर जान जा रही है। उसकी वजह यह है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी माओं के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार पैदा हो रहे हैं, इमेच्योर पैदा हो रहे हैं और वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे। बहुत बड़े पैमाने पे गज़ा के अस्पतालों में जो बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं वो या तो मुर्दा पैदा हो रहे हैं या पैदा होने के चंद घंटों के बाद वो इस दुनिया से चले जाते हैं। ये रिपोर्ट आलमी मीडिया के अंदर और यूएन ने इसकी कन्फर्मेशन भी दी है, अक़वाम मुत्तहिदा ने। अच्छा, जो डाटा आता है गज़ा से वो डाटा है जो गज़ा की हुकूमत वहाँ से जारी करती है। गज़ा का जो मीडिया है वहाँ से जो रिपोर्ट जारी होती है उसके ऊपर, और उनका जो महकमा सेहत है वहाँ से जो रिपोर्ट जारी होती है उसके ऊपर, उन आदाद व शुमार के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा को इन्हिसार करना पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि जो डाटा आ रहा है महकमा सेहत की जानिब से गज़ा से, वो डाटा ठीक है
और काबिल एतबार है, जबकि इसराइल का ये कहना है कि ये डाटा काबिल एतबार नहीं है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक वहाँ क्या हुआ, ये चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसराइली हुकाम ने यह दावा किया था कि 7 अक्टूबर को हमास ने उनके ऊपर अटैक किया और एक गैर मामूली हमला था जिसमें 1400 अफराद जो इसराइली थे वो जान से चले गए, वो हलाक हो गए और 200 से ज़ायद को यरगमाल बना लिया गया। उस दिन से लेकर अब तक इसराइल की जानिब से गज़ा की पट्टी पर मुसलसल फ़िज़ाई हमलों और हालिया ज़मीनी हमलों में वहाँ 31,000 से ज़ायद लगभग 32,000 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। ये अब तक की इतला है। इसराइल का दावा यह है कि हमास ने पहले अटैक किया था। दूसरी जानिब हमास का या फ़लस्तीनियों का ये दावा है कि इसराइल ने जंग का जवाब खड़ा है और बहुत सारा मीडिया भी यही एलिगेशन इसराइल पे लगा रहा है कि इसराइल ने जानबूझकर एक ऐसी जंग छेड़ी है जहां पे वो फ़लस्तीन को या गज़ा को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देना चाहता है। बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इसराइल के साथ जो लड़ रही है, जो ग्रुप लड़ रहा है हमास, उसको दहशतगर्द ग्रुप उसको करार दिया है। इसराइली हुकाम की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर के दिन जो लोग मारे गए थे इसराइली, उनमें से 1159 की शनाख्त हो गई थी और बाकी जो लोग हैं उनकी शनाख्त नहीं हुई। और उन्होंने ये दावा किया कि 828 इनमें आम शहरी थे और 31 उनके इसराइली बच्चे थे, उनका ये कहना है। अब दूसरी तरफ ज़रा आप इसराइल की बमबारी के नतीजे में या उनके हमलों के नतीजे में जो फ़लस्तीन का नुकसान है उसको अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 104 फ़लस्तीनी जो है वो जाँ बहक हुए हैं इसराइली हमलों के नतीजे में। और 7 अक्टूबर से लेकर अब तक, क्योंकि जो लोग भी ज़ख्मी होते हैं उनको फौरी तौर पे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में 70,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, तो उनको अस्पतालों में पहुंचाया जाता है। तो 410 हमले ऐसे हैं इसराइल के जो उन्होंने अस्पतालों के ऊपर और तिब्बी मराकज़ के ऊपर किए हैं। इसकी दुनिया में तारीख नहीं मिलती, यानी बहुत सारी जंगें हमने देखी हैं माजी में, लेकिन कभी भी फ़ौजें जो हैं वो कोशिश करती हैं कि पनाहगज़ीनों के इलाके में वहाँ पर अटैक नहीं करती, मीडिया ऑफिस के ऊपर अटैक नहीं करती और किसी किस्म की बम्बारमेंट नहीं की जाती अस्पतालों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर। इन जगहों को इस्तिस्ना दिया जाता है। लेकिन इसराइल ने इस दावे के साथ कि यहाँ पे हमास के जंगजू मौजूद हैं, तो इन जगहों के ऊपर अटैक किया है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में बच्चे और बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ये जाँ बहक हो गए हैं। हर 10 मिनट में गज़ा में एक बच्चा शहीद हुआ है। अगर आप इस डाटा को यूँ देखें कि कितनी बड़ी तबाही है, तो जो आधे से ज़्यादा गज़ा है वो मलबे का ढेर बन चुका है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में अब तक 2 लाख से ज़्यादा जो मकानात हैं गज़ा में वो तबाह हो चुके हैं, उनको नुकसान पहुंच चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा और फ़लस्तीनी हुकाम के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 23 नवंबर तक गज़ा में तकरीबन 15 लाख अफराद बेघर हो चुके थे, जिनकी तादाद अब बढ़ते बढ़ते 2.5 मिलियन के करीब या इससे ज़्यादा हो चुकी है। फ़लस्तीनी हुकाम ने जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने बताया कि उनके ज़्यादातर तिब्बी मराकज़ या जहाँ पे वो सेहत की सहूलियात फ़राहम करते हैं वो बंद हो चुके हैं या फंक्शनल नहीं रहे, या वहाँ पे बिजली मौजूद नहीं है, ईंधन मौजूद नहीं है, दवाइयाँ मौजूद नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर मौजूद नहीं है, या इमारत जो है उसको तबाह कर दिया गया है। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जिसका सामना किया जा रहा है। जो सबसे बड़ा हमला है वो अल-शिफा अस्पताल के ऊपर किया इसराइल ने, उसको खाली करवाया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक जो अल-शिफा अस्पताल से मुल्लिका गलियां हैं वहाँ पे अब तक जो फ़लस्तीनी शहरी हैं उनकी लाशें पड़ी हुई हैं और लगातार शेलिंग और बम्बारमेंट की वजह से उन लाशों को अभी तक नहीं उठाया जा सका। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, जो आदाद-ओ-शुमार फ़लस्तीन से आते हैं ना, वो फ़लस्तीनी हुकाम की जानिब से होते हैं, या जो मीडिया वहाँ पे मौजूद है, अल जज़ीरा या दीगर जो अखबारात मौजूद हैं या आलमी मीडिया है, वो वहाँ से रिपोर्ट करता है और उसके ऊपर इन्हिसार किया जाता है, उन रिपोर्टों के ऊपर इन्हिसार किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत सारे कारकुन जो है वो वहाँ पे जान से चले गए हैं, बहुत सारे लोग जो इमदाद करने गए थे वो भी जान से चले गए हैं। तो इस सूरत हाल में जो बाइडन ने भी आवाज़ उठाई और कई आलमी रहनुमाओं ने और कई मुल्कों ने ये आवाज़ उठाई और उन्होंने ये कहा कि इस जो डाटा है या जो आदाद-ओ-शुमार पेश किए जा रहे हैं उनके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने इस पर नुक्ताचीनी की जिस पे उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई है, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर, बाकी मुल्कों के अंदर, और बहुत बड़े बड़े एहतजाज भी हुए हैं। वो जब एहतजाज वाला एरिया आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया ने कहाँ पे इस हवाले से क्या किया है। इसराइल ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, इसको जानने के लिए नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर आज़म है उसका एक स्टेटमेंट आपने अपने जहन में रखना है। जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हम हमास को ख़त्म करने, यरगमालियों को रिहा करने और इस वादे को पूरा करने के लिए अपने रास्ते पर गामज़न है कि इसराइल को गज़ा से मज़ीद कोई ख़तरा नहीं होगा।
यानी इसराइल ने यह तय कर लिया है कि फ़लस्तीनियों की जो आज़ादी की एक तहरीक है, या जो वो हुकूक मांगते हैं अपने, या वो ये कहते हैं कि उनको उनका सलूशन दिया जाए, जो उनका राइट है वो उनको मिले, जो वो कहते हैं कि हमें इबादत का हक़ होना चाहिए, वेस्ट बैंक के अंदर उनकी जो डिमांड्स हैं या गाज़ा के अंदर उनकी जो डिमांड्स हैं, जो आलमी सतह पे भी आवाज़ उठाई जाती है। इसराइल ने, ऐसा लगता है इस बयान के बाद, कि उन्होंने ये प्लान कर लिया है कि इसको मुकम्मल तौर पे इस मुज़ामत को हमेशा के लिए कुचल दिया जाए। लेकिन क्या ये मुज़ामत कुचली जा सकेगी? इसके जवाब में मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये लड़ाई जब शुरू हुई थी ना, तो उस वक्त हमास की जो मकबूलियत थी फ़लस्तीनियों में वो 22% थी, और इस वक्त जो हमास की मकबूलियत है फ़लस्तीनियों में वो 50% से थोड़ी सी कम है। 48% गालिबन मैं कहीं पढ़ रहा था, या 43% है या 48% है, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। लेकिन उनकी मकबूलियत में दुगने से ज़्यादा इजाफा हुआ है हमास की मकबूलियत में। तो क्या इसको कुचला जा सकता है, इस मुज़ामत को? या जो फ़लस्तीनियों का एक मुतालबा है, एक अलग मुल्क का एक मुतालबा है उनका कि आज़ादी के साथ वो अपने मजहबी फरीज़े सर अंजाम दे सकें, क्या उसको कुचला जा सकता है, या इसराइल इसको हमेशा के लिए हैंडल कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों तरफ का नुकसान इस मरतबा हुआ है। जब ये लड़ाई शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसराइल को पहली मरतबा इतना बड़ा जानी नुकसान हो रहा है, तो इसराइल बहुत मार खाने वाला है और इस मरतबा फ़लस्तीनी जंग जीत जाएंगे। मैं उन दिनों में क्योंकि कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा था, तो मैंने इसका जब सारा डाटा देखा तो मेरा एनालिसिस ये था कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसराइल नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा, और नुकसान का जो वॉल्यूम है वो फ़लस्तीनियों का बढ़ता चला जाएगा, और ये इतने बड़े पैमाने पर हो जाएगा कि इस एक हमले को या इसराइलियों की इन हलाकतों को जवाज़ बनाकर इसराइल लंबे अरसे तक फ़लस्तीन के ऊपर एक अटैक रखेगा। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना है और सूरत हाल ये है कि गज़ा में सहरी और अफ्तारी के लिए लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है। ये BBC रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया बड़ा साफ साफ ये कह रहा है कि वहाँ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, कहत का बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है, लोगों के पास सहरी और अफ्तारी में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूख से इतनी बुरी सूरत हाल में हैं कि वो रो भी नहीं पा रहे। ये बात बाकायदा रिपोर्ट हुई है कि बच्चे इतने कमज़ोर हो चुके हैं और इतनी बुरी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं कि बच्चे रो भी नहीं पा रहे, और ये सूरत हाल इससे पहले कभी भी इस खित्ते के अंदर इस सदी में तो देखने में नहीं आई। जंगबंदी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। वो क्या कोशिशें हो रही हैं, उसमें इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो दोहा में हो रहे हैं, कतर में। इसमें 2-3 ममालिक शामिल हैं जो ये मुज़ाकरात करवा रहे हैं। इनमें एक अमेरिका है, एक कतर है और एक मिस्र है। उसके अलावा इसराइल जो है वो ख़ुद यहाँ पे इन मुज़ाकरात का हिस्सा है। अभी एक दिन पहले इसराइल का जो मोसाद का सरबराह है डेविड बार्निया, वो वापस तेल अवीव पहुँचा है मुज़ाकरात करने के बाद, और जो चीज़ें उसकी डिस्कस हुई हैं अमेरिका के साथ, मिस्र के साथ और कतर के साथ, वो चीज़ें वो अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहा है कि किन शराइत के ऊपर मुज़ाकरात किए जाएं और किन शराइत के ऊपर जंगबंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने बार बार मुतालबा किया है, सारी दुनिया ने बार बार मुतालबा किया है कि यहाँ पे जंगबंदी की जाए। अब जंगबंदी की कुछ शराइत जो हैं वो हमास ने जारी की हैं। हमास की जो शराइत है वो आपको बता देता हूँ। इसराइल का तो दिखाई दे रहा है, इससे पहले भी नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट है वो पहले भी क्लियर कर चुका है। इससे पहले जो इसराइली वज़ीर आज़म रहा उसका स्टेटमेंट भी कह चुका है कि वो मैक्सिमम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं फ़लस्तीनियों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान लेना चाहते हैं फ़लस्तीन में, ताकि वो पूरी तरह से फ़लस्तीनियों को कुचल दें और उनके लिए आइंदा कोई ख़तरा ना रहे। उनकी तो ये प्लानिंग और मनसूबाबंदी है और उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये जंग उनको बहुत महंगी पड़ी है। 50 अरब डॉलर्स की जंग उनको लगभग पड़ गई है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि रोज़ाना का जो खर्चा है इसराइल का जंग का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन 50 अरब डॉलर की ये जंग इसराइल को अभी तक पड़ गई है। और इसके अलावा पूरी दुनिया में जो इसराइली मसनूआत हैं उनका बाइकआउट हो रहा है। जो इसराइल की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुल्कों के अंदर वो सफ़र कर रही हैं, क्योंकि लोग उनसे चीज़ें नहीं खरीद रहे। जो सबसे ताज़ा और बड़ा बाइकआउट रिकॉर्ड हुआ है वो मलेशिया में और इंडोनेशिया में हुआ है। वहाँ तो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो गई इसराइली मसनूआत। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हुआ, लेकिन बदकिस्मती से हमने PSL के अंदर देखा कि इसराइली मसनूआत को स्पॉन्सर के तौर पे लिया गया। जब तमाशाइयों ने इसराइली परचम को उठाया तो उनसे आकर वहाँ सिक्योरिटी ने इसराइली परचम जो है वो छीन लिया। इससे पहले जब एहतजाज करने की लोगों ने कोशिश की तो उनके एहतजाज को भी रोका गया पाकिस्तान में। कुछ जगह पे एहतजाज को स्पॉन्सर भी किया गया, उनको फैसिलिटेट किया गया, कुछ जगह पे एहतजाज को रोका गया। तो सिर्फ इसराइल के लिए जो आवाज़ उठी है वो वेस्ट में सबसे ज़्यादा उठी है। बरतानिया में सबसे बड़े मुजाहरे हुए हैं, अमेरिका के अंदर मुजाहरे हुए हैं,
यूरोप के अंदर मुजाहरे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुजाहरे हुए हैं, पूरी दुनिया ने फ़लस्तीनियों के हक़ के अंदर आवाज़ उठाई है। लेकिन क्या ये आवाज़ वैसी है जैसी यूक्रेन के लिए उठाई जा रही है? तो मैं आपको ये कहूँगा कि अवामी सतह के ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा यूक्रेन के लिए रद्द-ए-अमल आता है, बल्कि उससे ज़्यादा रद्द-ए-अमल बाद औक़ात कई जगहों पे फ़लस्तीन के लिए आता है। लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर, क्योंकि इसराइल के साथ सबके मफादात जुड़े हुए हैं, मुसलमान मुल्कों के भी, जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनके भी, तो उन मफादात की वजह से जो हुकूमती सतह के ऊपर रद्द-ए-अमल है वो यूक्रेन के ऊपर तो ज़्यादा आता है, यूरोप का, अमेरिका का। लेकिन वो जब बात होती है इसराइल की और फ़लस्तीन की तो यहाँ पे रद्द-ए-अमल कम आता है। हालांकि यहाँ पे होने वाला नुकसान उससे बहुत ज़्यादा है और जो बैलेंस ऑफ पावर है, यानी दोनों तरफ का जो ताकत का तवाज़ुन है, उसका भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमास ने जो शराइत रखी है उसमें उन्होंने कहा जी 45 दिन के लिए जंगबंदी फौरी तौर पर कर दी जाए, जो इसराइली फ़ौजें हैं वो फौरी तौर पर गज़ा से निकल जाएँ और इस दौरान में इसराइली ख़वातीन को और 19 साल से कम उम्र जो नौजवान हैं, लड़के हैं, उन सबको, और जो बीमार या गमाली हैं उन सबको इसराइली लोगों को वापस कर दिया जाएगा। और इनके बदले में जो कैद हैं फ़लस्तीनी इसराइल के पास, वो उनको रिहा करें। लगभग 7700 लोग हैं, 7700 लोग हैं। दूसरी जानिब सैकड़ों लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं, जिनको हमास ने गिरफ्तार किया हुआ है। तो मुतालबा ये है कि हम आपके कैदी छोड़ते हैं, आप हमारे कैदी छोड़ें, ये भी एक मुतालबा है। दूसरा ये कहा गया कि इसराइली फ़ौज गज़ा के आबाद इलाकों से बाहर निकले और हस्पतालों और पनाहगीरों के कैंपों की बहाली का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जाए। दूसरे मरहले में जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उन तमाम को रिहा कर दिया जाए और उनके बदले में तमाम इसराइली कैदी जो हैं उनको भी रिहा कर दिया जाए। तीसरे और आखिरी मरहले में जो हमास ने कहा उसके मुताबिक ये है कि दोनों फरीकैन हलाक होने वाले अफराद की लाशों और बाकियात जो है, उनकी लाशें भी मौजूद हैं वहाँ पे, वो भी वापस की जाएँ ताकि उनकी तदफीन का अमल हो सके। जो हमास के पास लाशें हैं वो इसराइल को वापस करें और जो इसराइल के पास बहुत बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों की लाशें हैं वो भी वापस की जाएँ। इसराइल ने दावा किया कि उन्होंने 12,000 फ़लस्तीनी जंगजू जो हैं हमास के, उनको निशाना बनाया है, जबकि जो टोटल हलाकतें हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ लगभग 32,000 के करीब हैं। और इसराइल ने यह दावा किया है कि जब भी कभी एक जंगजू को मारा जाता है तो कोलैटरल डैमेज में कम से कम 2 फ़लस्तीनी शहरी साथ जाँ बहक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। अब ये इसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार भी किया है, यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा लगातार चीख रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के जो सरबराह हैं वो लगातार स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई एक कंप्रीहेंसिव प्लान सामने नहीं आ सका जिसमें गज़ा में जंगबंदी हो सके। अरब और मुसलमान मुल्कों का रोल जो है वो माजी की तरह मायूस कुन है। वो इसराइल को रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं, वो इसराइल के ऊपर दबाव डालने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ये अपनी पब्लिक के प्रेशर की वजह से स्टेटमेंट्स तो जारी करते हैं, इमदाद का सामान भी रवाना करते हैं, लेकिन इसराइल के साथ ताल्लुकात और उनके साथ जुड़े हुए मफादात की वजह से वो किसी किस्म का भी इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने से गुरेज करते हैं। 18 मार्च की एक रिपोर्ट है और ये अभी आई है, बिल्कुल हाल ही में 2 दिन पहले ये रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट ये बता रही है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों ने खबरदार किया है कि गज़ा में 10 लाख से ज़्यादा लोग तबाहकुन दर्जे की ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। यानी ये लोग जान से जा सकते हैं भूख की वजह से, और किसी वक्त भी कहत को अनाउंस किया जा सकता है कि अब गज़ा में कहत फैल चुका है और इमदाद जाने के रास्ते न सिर्फ बंद हैं बल्कि उनके ऊपर अटैक भी किया जा रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक जो शहादतें हुई हैं उनमें बच्चों की शहादतों की तादाद अफसोसनाक हद तक ज़्यादा है। 13,000 बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस सारी लड़ाई के अंदर, और बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में बच्चे इस वक्त भूख का शिकार हैं। अच्छा, मैं डाटा आपको बता देता हूँ, वो 43% है, यानी हमास की जो हमायत 7 अक्टूबर के हमले से पहले थी वो 22% थी। आज ये हमायत जो है वो फ़लस्तीनियों में हमास की 43% है। 72% शुरका ये समझते हैं कि 7 अक्टूबर को होने वाले हमले के फ़ैसले में हमास की हमायत करनी चाहिए, वो ठीक था। और सर्वे में 63% लोगों ने इसराइली कब्ज़े को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका मुसल्लह कार्रवाइयों को करार दिया है। अब ये एक रिपोर्ट जो है वो फ़लस्तीन से जारी हुई है। रोज़ाना की बुनियाद पे जो इसराइल का ख़र्चा हो रहा है इस जंग पर वो 26 करोड़ डॉलर्स का ख़र्चा है, और अब तक 50 अरब डॉलर्स का नुकसान इसराइली मईशत को होने का अंदाज़ा है। इसमें अमेरिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा इसराइल को लेकर। अमेरिका का रोल क्या होगा? अमेरिका में एक नई हुकूमत ऐसा लगता है बनने जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा, तो उसके आने तक ये जंग कहाँ पहुँचेगी? डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्या पॉलिसी जारी रखेगा? और क्या इसराइल को तस्लीम करने की जानिब
मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों को हम मुस्तकबिल में बढ़ता हुआ देखेंगे, ये वो बड़े सवाल आते हैं जिनके जवाब हम अपने अगले वीलॉग में तलाश करेंगे। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।